वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी का प्रैक्टिस सेट 7 में आप स्वागत है। आइए हम बात करते हैं झारखंड पीजीटी और यूपी पीजीटी के लिए इनकम टैक्स के 30 क्वेश्चंस पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक करदाता की करमुक्त आय शामिल होगी। एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ एन एसएससी विल बी इंक्लूडेड इन द हेड। ऑप्शन देखिए, ए प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस, व्यवसाय एवं पेशे के लाभ शीर्षक में, बी कैपिटल गेंस पूंजी लाभ शीर्षक में, सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अन्य साधनों से आए, डी नॉट इन एनी हेड। देखिए, एक करदाता की जो कर मुक्त आय होती वो किसी भी हेड में नहीं जाती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट in 1961 exempted incomes have been mentioned। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में आयकर से मुक्त आयों का उल्लेख किया जाता है? तो एग्जेम्प्टेड इनकम किस में आती है? ऑप्शन देखिए, ए सेक्शन 10 धारा 10, बी सेक्शन 88 धारा 88, सी सेक्शन 80 और डी नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए विल बी द राइट ऑप्शन। सेक्शन 10 में ही सारी एग्जेम्प्टेड इनकम को शो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होगा। शेयर ऑफ पार्टनर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल बी। ऑप्शन ए देखिए टैक्सेबल होगा, बी एग्जेम्प्टेड कर मुक्त है, या सी फुली एग्जेम्प्टेड पूर्णतया कर मुक्त है, डी पार्शली एग्जेम्प्टेड आंशिक कर मुक्त है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए टैक्सेबल। साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an award of rupees 10,000 was announced for tracing a missing dog। Mr. C traced the dog and received the award amount। such receipt shall be। कहते खोए हुए कुत्ते को ढूंढने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। मिस्टर शाह ने उसे खोज लिया और इनाम की रकम प्राप्त की। ऐसी प्राप्ति होगी, क्या होगी? ऑप्शन देखिए, ए फुली टैक्सेबल, बी कैजुअल इनकम, सी फुली एग्जेम्प्ट, डी नन ऑफ दीज। तो ऐसी इनकम भी फुली टैक्सेबल होगी। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता जिसको बोलते हैं डेली अलाउंस। तो द डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज एग्जेम्प्ट, या बी ऑप्शन दिया टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम फॉर टैक्स पर्पज, कि कर के उद्देश्य से कुल आय में जोड़ी जाने वाली आय होगी, या सी टैक्सेबल होगी, कर योग्य होगी, डी नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन होगी जो डेली अलाउंस है एमपी एमएलए को मिलने वाला डेली अलाउंस क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्टेड होगा। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉन प्रॉफिट मोटिव इज एग्जेम्प्ट अंडर विच सेक्शन। एक शिक्षण संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है कि आय किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त है? तो ऑप्शन देखिए, ए 1023C, बी 1080G, सी 1010B और डी 1023D। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज 1023C। तो एक शिक्षण संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है उसकी आय धारा 1023C के अंतर्गत कर मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है? ऑप्शन देखिए, ए एग्रीकल्चर इनकम इन कोलकाता, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज और कैपिटल गेन। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर इनकम ही एग्जेम्प्टेड होती है, तो एग्रीकल्चर इनकम इन कोलकाता विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट ऑन सिंगल सेविंग अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस एग्जेम्प्ट अप टू द फॉलोइंग। देखिए, सिंगल सेविंग अकाउंट और ज्वाइंट सेविंग अकाउंट होता है, दो लोगों का मिल करके ज्वाइंट सेविंग अकाउंट होता है। तो जो वहाँ से मिलने वाली इंटरेस्ट है वो कितनी एग्जेम्प्टेड होगी? ऑप्शन देखिए, ए 7,000, बी 8,000, सी 3,500 और डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा 3,500। अगर सिंगल अकाउंट है तो 3,500 तक का अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है, इंडिविजुअल में गेट इनकम, ए इन इंडिया भारत में, बी आउटसाइड इंडिया भारत के बाहर, सी इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया भारत में तथा भारत के बाहर, और डी नोवेयर कहीं भी नहीं। तो देखिए,
एक व्यक्ति जो कि आय प्राप्त कर सकता है भारत में भी और भारत के बाहर, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष, मतलब रेजिडेंशियल एसएससी ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी, तो कहते हैं ऑप्शन में चेंज, विल नॉट चेंज, विल सर्टेनली चेंज, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, मे चेंज। करदाता की निवासी स्थिति उसके निवासी स्थान के हिसाब से, उसके रहने की दशा से, आने जाने की वजह से बदली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो किसी गत वर्ष में निवासी अगले गत वर्ष में होगा, कहते हैं एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन एनी प्रीवियस ईयर इन द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर ही शैल ए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, और सी रेजिडेंट, या डी एनी ऑफ द थ्री। तो इसका राइट आंसर होगा डी एनी ऑफ द थ्री। कोई भी निवासी स्थिति बदल सकती है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मस्ट स्टे इन इंडिया टू बिकम रेजिडेंट एट लीस्ट। एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, नागरिक कहाँ का है, भारतीय है, उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा। कितने दिन ठहरना होगा भारत में निवासी होने के लिए? तो देखिए ऑप्शन देखिए, ए 182 डेज, बी 90 डेज, सी 60 डेज, डी 180 डेज। तो उसको कम से कम प्रीवियस ईयर में 182 दिन भारत में ठहरना होगा, तभी वो रेजिडेंट यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, निवासी की स्थिति उसकी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंडियन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मस्ट स्टे फॉर हाउ मेनी डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू एक्वायर रेजिडेंशियल स्टेटस इन। एक भारतीय नागरिक देखिए जो गत वर्ष में भारत आया है, भारत का निवासी बनने के लिए भारत में गत वर्ष कितने दिन रहना अनिवार्य है? तो इसमें भी ऑप्शन दिया 182 डेज, 365 डेज, 60 डेज और 90 डेज। तो ये भारत का निवासी है, इसलिए इसको कम से कम प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहना होगा, तभी वो भारत का निवासी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पर्सन इज। एक व्यक्ति के कुल आय का निर्धारण होने का आधार है। ऑप्शन देखिए, हिज सिटीजनशिप इन इंडिया, हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, हिज सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, बोथ, या डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि किसी भी व्यक्ति का कुल आय का निर्धारण किस आधार पे किया जाता है? उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। तो बी विल बी द राइट आंसर, इज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर पी वाज बॉर्न ऑन 18 अप्रैल 1987 इन इंडिया एंड लेटर ऑन ही टुक द सिटीजनशिप ऑफ यूएसए। कहते हैं भारत में जन्म हुआ इनका 1987 में, लेकिन बाद में इन्होंने यूएसए की सिटीजनशिप ले ली। नाइदर हिज पेरेंट्स नॉर हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। और ना ही इनके दादा और ना ही इनके पिता और माता पिता, ना ही इनके दादा परदादा का जन्म कहाँ पे? अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था। तो ऐसे केस में मिस्टर पी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सी ए फॉरेन नेशनल, डी नन ऑफ दी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए फॉरेन नेशनल, एक विदेशी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली आय किस श्रेणी के करदाता के लिए कर योग्य है? तो देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है कि हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस में ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कैसे होता है रेजिडेंशियल स्टेटस? देख सकते हैं आप ऐसे कि एक तो होता है रेजिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट। और इस रेजिडेंट के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरली रेजिडेंट, साधारण निवासी, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और यहाँ पे होता है नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो यहाँ पे कहते हैं
कि भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली आय किस श्रेणी के करदाता के लिए कर योग्य है। तो ए ऑप्शन है ऑल एसएससी, बी रेजिडेंट्स, सी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और डी नॉन रेजिडेंट एसएससी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हर तरह के एसएससी के लिए भारत में अगर प्राप्त हुआ है या प्राप्त हुआ समझा जाए, ऐसे कोई भी तरह के निवासी स्थिति हो उनकी, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी हो या नॉन रेजिडेंट हो, सबके लिए ये टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस द एसएससी आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। निवास के स्थान पर करदाताओं की कितनी श्रेणियों में बांटा गया? ऑप्शन देखिए, ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो बी विल बी द राइट आंसर। 3 श्रेणी में निवासी स्थिति के हिसाब से बांटा गया है करदाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है विदेश में सेवा करते समय भारत सरकार द्वारा दिया वेतन, सैलरी पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। तो क्या कह रहे हैं कि ये दिया तो भारत सरकार द्वारा जा रहा है, लेकिन सर्विसेज कहाँ रेंडर कर रहे हैं? भारत के बाहर। तो ऑप्शन देखिए, ए इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, बी इज टैक्सेबल इन इंडिया, भारत में कर योग्य है, सी इज इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ टैक्स पर्पज, कर की दर निर्धारित करने हेतु कुल आय में शामिल किया जाता है, और डी नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज टैक्सेबल इन इंडिया। ये चूंकि भारत सरकार द्वारा दे है तो यहाँ पर ही कमाया गया माना जाएगा और इस प्रकार से ये टैक्सेबल इन इंडिया माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसएससी इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। वेतन शीर्षक में निम्नलिखित में से किस करदाता की आय कर योग्य होती है? तो ऑप्शन देखिए, ए सैलरीड एम्प्लॉयज, वेतनभोगी कर्मचारी, बी बिजनेसमैन व्यवसायी, सी मैन्युफैक्चरर निर्माता, डी एडवोकेट। तो देखिए वेतन शीर्षक में निम्नलिखित में से किस करदाता की आय होगी? सिर्फ वेतन शीर्षक में सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज को ही टैक्सेबल किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन शीर्षक में आय कर योग्य होने के लिए आवश्यक है। फॉर बीइंग द इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज इट इज एसेंशियल टू। ऑप्शन देखिए, ए नो रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होगा। दूसरा, बी रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध होगा। सी रिसिप्ट ऑफ ओनली कैश सैलरी बाय एम्प्लॉय, कर्मचारी द्वारा केवल नगद वेतन प्राप्त करना, और डी रिसिप्ट ऑफ ओनली परक्विजिट बाय एम्प्लॉय, कर्मचारी द्वारा नियोक्ता से केवल सुविधाएं प्राप्त करना। तो याद रखिए कि वेतन शीर्षक में कर योग्य आय होने के लिए पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट वो है कि यहाँ पर रिलेशन जो है आपस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का होना चाहिए। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी को प्राप्त करमुक्त वेतन का आशय है टैक्स फ्री सैलरी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय मीन्स। अब देखिए किसी भी कर्मचारी को टैक्स फ्री सैलरी मिलती, तो इसका क्या मतलब कि वाकई वो क्या वो टैक्स फ्री है या कुछ और है? तो ऑप्शन देखिए, ए टैक्स विल बी पेड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय खुद टैक्स देगा। बी टैक्स विल बी पेड बाय द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर बोथ, दोनों के द्वारा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के द्वारा दी जाए। सी टैक्स विल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर, कर का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि कर्मचारी को अगर प्राप्त है कर मुक्त वेतन, इसका मतलब उस पर टैक्स जो है वो किसने दे दिया है? एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता ने दे दिया। तो यहाँ पर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी बाय एन एम्प्लॉयर, नियोक्ता द्वारा वेतन में से की गई कटौतियां। ऑप्शन ए विल बी इंक्लूडेड इन द नेट सैलरी, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेट सैलरी, शुद्ध वेतन में नहीं जोड़ा जाएगा। सी नथिंग विल बी डन, कुछ नहीं किया जाएगा। डी हाफ पार्ट ऑफ द डिडक्शन विल बी इंक्लूडेड, कि आधा डिडक्टेड पार्ट को जोड़ा जाएगा। तो याद रखिए इसमें ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, विल बी इंक्लूडेड इन द नेट सैलरी, शुद्ध वेतन में जोड़ी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैलरी टू ए विडो ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय शैल बी टैक्स। कहते हैं कि किसी भी कर्मचारी के डिसीज्ड एम्प्लॉय के विडो को दिया जाने वाला
जो सैलरी है वो किस हेड में जाएगा? ए अंडर द हेड सैलरीज, वेतन शीर्षक में। बी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यवसाय या पेशे से आय शीर्षक में। सी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय शीर्षक में। डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए जब भी कोई कर्मचारी है उसको दिया गया वेतन, नियोक्ता के द्वारा दिया गया वेतन सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर उसी डिसीज्ड कर्मचारी मतलब मृतक कर्मचारी है और उसकी विधवा को अगर कोई भी ऐसी सैलरी मिल रही है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी अन्य साधनों से आय शीर्षक में टैक्सेबल होगी, कर योग्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्मचारी का बकाया वेतन होता है एरियर ऑफ सैलरी एम्प्लॉय टैक्सेबल, पार्शियली टैक्सेबल, सी एग्जेम्प्ट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए टैक्सेबल। भाई कर्मचारी का बकाया वेतन है, चाहे वेतन मिल गया हो तो करंट ईयर में नहीं मिला है तो फ्यूचर में, लेकिन जब भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय टैक्स फ्री। एक कर्मचारी को प्राप्त शिक्षा भत्ता कर मुक्त है। ऑप्शन देखिए ए फॉर 2 चिल्ड्रेन, बी फॉर 1 चाइल्ड, सी फॉर 3 चिल्ड्रेन, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा फॉर 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चों के लिए ही एग्जेम्प्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को मोटर कार के साथ दिया गया ड्राइवर का वेतन निम्न दर से उसके वेतन में जोड़ा जाएगा। सैलरी ऑफ ड्राइवर provided with motor car to the employee by an employer shall be included in his salary at the following rates। ऑप्शन देखिए ए ₹500 पर मंथ, बी 600 पर मंथ, सी 800 पर मंथ, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नन ऑफ दीज। डिडक्शन ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस टू एम्प्लॉयज इंगेज इन प्राइवेट कंसर्न। निजी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को प्राप्त मनोरंजन भत्ते के संबंध में कटौती। ऑप्शन देखिए ए अलाउड प्रदान की जाती है, बी देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग डिडक्शन की कटौती के संबंध में मतभेद है, नॉट अलाउड प्रदान नहीं की जाती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिडक्शंस ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस टू एम्प्लॉयज इंगेज इन प्राइवेट कंसर्न में ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस होता है ये सिर्फ किसे दिया जाता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होता है। इस प्रकार क्या लिखा हुआ है कि सी विल बी द राइट आंसर, नॉट अलाउड, प्रदान नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती का अधिकतम राशि है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो भी 1/5 ऑफ सैलरी या 5000 ये ऑप्शन है, और बी 7500, डी नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर याद रखिए कि अमाउंट जो है 1/5 ऑफ सैलरी या 20% ऑफ सैलरी या 5000, तो इनमें से विच एवर इज हायर, जो अमाउंट ज़्यादा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखिए द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट, या डिडक्टिबल कितना अमाउंट होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट हिज एक्सपेंडिचर टू फॉर द पर्पज ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ हिज ड्यूटीज एग्जेम्प्ट अप टू व्हाट लिमिट। कहते हैं आवागमन भत्ता जो करदाता कर्मचारी को अपने आवास से कार्यस्थल तथा कार्यस्थल से आवास स्थान आने जाने के व्ययों की पूर्ति हेतु दिया जाता है, किस सीमा तक कर मुक्त है? ऑप्शन देखिए ए 1600 पर मंथ, बी 800 पर मंथ, सी 6000 पर मंथ, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इंटाइटलमेंट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस रिफर्स टू फॉलोइंग एम्प्लॉयज। मनोरंजन भत्ते के लिए छूट का अधिकार निम्नलिखित कर्मचारी से संबंधित है। ऑप्शन देखिए ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकारी कर्मचारी, बी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय गैर सरकारी कर्मचारी, सी ए एंड बी बोथ, आ व बा दोनों, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही छूट का मनोरंजन भत्ते के छूट का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये थे आपका
आपके इस प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चन जल्दी मिलेंगे किसी और प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.